हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग आज संपूर्ण भौतिकी विज्ञान को देखने वाले हैं। जी हाँ, स्पीडी रेलवे के बुक में जितना भी भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आज तक रेलवे में और एसएससी में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में भी ख़त्म करने वाले हैं। आज तक आपने जितने भी एग्जाम्स वनडे दिए होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स जितने भी आप देंगे, आप यकीन मानिए फिजिक्स से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी वीडियो से आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस और ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बायो के और बहुत सारे मॉडल सेट्स, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन जब चाल को हम लोग तय करते हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वही जब हम लोग को वेग बताया जाता है तो उसमें डायरेक्शन दिया रहता है। तो इकाई समय में यदि निश्चित दिशा में कोई दूरी तय की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी कि सदिश राशि जो होगी उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। लेकिन जैसे हम लोग अदिश राशि की बात करेंगे उसमें केवल व केवल परिमाण होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल एम्पलीट्यूड होगा। बढ़ते हैं आगे। चाल एक अदिश राशि है, लेकिन आपको मैंने वेग बताया और वेग में मैंने क्या बताया कि उसमें डायरेक्शन भी दिया रहता है, इसलिए वेग क्या हो जाएगा? एक तरह से सदिश राशि हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मतलब यदि कहीं पे वेग दिया हुआ है ना, तो आप समझिएगा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक्चुअली विस्थापन हुआ है वहां से, यानी कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे गई है। ठीक है, उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सिलरेशन कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक्सिलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। त्वरण और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यदि वो स्थिर है तो अपने स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगे। जी हाँ, ये टर्म ध्यान रखिएगा कि बाहरी असंतुलित बल न लगे। मतलब यदि मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स उस वस्तु को स्थिर रखने में काम कर रहा है, यदि उस पर बाहरी बल लग रहा है और वो बाहरी बल मान लीजिए 12 न्यूटन का लग गया, तो अपने स्थान से परिवर्तित हो जाएगी, मतलब उसमें विस्थापन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि उसमें न्यूटन गति का प्रथम नियम लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी नियम से निकलता है, नहीं, न्यूटन के प्रथम नियम से निकलता है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो हम लोग जड़त्व के दो नियम को देखेंगे। पहला होता है हमारा विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? तो इसी कारण आप रुकती हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री जब पीछे की तरफ झुकता है, मान लीजिए आप बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक खड़ी है, अचानक से एक्सीलरेट करे कोई उसको जब आगे बढ़ाता है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। वो क्यों होता है? वो होता है आपके विराम के जड़त्व के कारण। क्योंकि बॉडी जो आपके बाइक पे बैठी हुई थी, बॉडी वो इस कंडीशन में थी कि उसे चाहिए होता है कि मतलब मैं विरामावस्था में ही रहूं, मुझे यहाँ से लोकोमोशन में नहीं जाना है। लेकिन अचानक से उसको एक्सलेट करते हैं तो उसके अंदर मोशन आता है, इस वजह से वो विराम की अवस्था में होने के कारण पीछे की तरफ झुक जाता है। इसी को कहते हैं विराम का जड़त्व। जब गति के जड़त्व की हम लोग बात करेंगे तो चलती हुई गाड़ी जब अचानक रुकती है तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। मतलब जब गाड़ी चल रही होती है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है वो इस तरह के कंडीशन में रहता है कि वो लगातार चाहता है कि गाड़ी जो है वो चलती रहे। और अचानक जब रुक जाती है तो क्या होता है कि बॉडी चाहता है कि हम आगे ही बढ़ते रहें, तो आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये होता है आपका गति का जड़त्व। जड़त्व दो तरह है, कहाँ से निकाले हम? न्यूटन के प्रथम नियम से। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर जो कोट होती है या फिर आप चटाई वगैरह डालते हैं या फिर अपना गद्दा वगैरह धूप में डालते हैं, उसको देखते हैं शाम के समय धूप से निकालने के बाद लोग उसको डंडे से पीटते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना धूल जमा हुआ है वो डंडे से पीटने से क्या होगा, उसमें भी विराम का जड़त्व जो है इसके कारण धूल जमा हुआ है, उसको आप गति से जब प्रहार कीजिएगा तो उसमें गति आएगी और गति के कारण सारा धूल जो होगा नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ पे भी आपका न्यूटन का प्रथम नियम काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली होता किसके कारण है? विराम के जड़त्व के कारण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलती है। जी हाँ, याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलती है। बल का फॉर्मूला सेकंड नियम से निकलता है, बल की परिभाषा फर्स्ट नियम से। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर
उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। यदि मान लीजिए आप अपने घर के दीवार को धक्का दे रहे हैं, वो तो हटेगा नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, उस पर बल तो लग रहा है ना, यानी कि बल से उसको आप चेष्टा कर रहे हैं कि उसको हिला दे, लेकिन हिल नहीं रहा है वो। तो एक्चुअली उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य जीरो हो गया, लेकिन आप उसमें बल जरूर लगा रहे हैं। तो बल का मतलब हुआ कि आप किसी वस्तु की अवस्था को बदल देंगे या फिर बदलने की चेष्टा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व के नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी कि P = m/v। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार, अब सुनिए द्वितीय गति नियम क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यह है एक्सप्लेनेशन किसका, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम का। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक मिलता है, मतलब बल का फॉर्मूला मिलता है, यानी F = m/a। बढ़ते हैं आगे। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के उस गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, मतलब इम्पल्स कहते हैं, जब बहुत ही कम समय के लिए रहे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा मसला समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित का मतलब दोनों तरफ पड़ला बराबर, यानी कि जितना बल वस्तु लगा रहे उतना ही बल यदि आप भी आरोपित कर रहे हैं तो दोनों बल मिलकर संतुलित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वस्तु 10 न्यूटन लगा रही है, आप 15 न्यूटन लगा दीजिए तो वस्तु के दिशा को आप मोड़ सकते हैं, उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं असंतुलित बल। बढ़ते हैं आगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल में क्या होता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियो में समझाया है। वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर यदि चल रही है तो उस पर बल जो होता है वृत्त के केंद्र की ओर जब कार्य करता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब केंद्र से बाहर की ओर काम करने लगे कोई क्या है, जैसे इसमें बताया गया है केंद्रीय बल क्या होता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है तो उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल केंद्र की तरफ लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा, दोनों याद रखिएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर। देखिए अब जैसे आप दूध से मक्खन निकाल रहे हैं तो क्या होता है, जनरली आप लोग घर में देखे होंगे कि दूध से मक्खन निकालने के लिए इसे घुमाया जाता है रही को दूध में डाल के, दही में डाल के, तो मक्खन जो होता है बाहर की तरफ निकलते जाता है। मतलब क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लग रहा है, ठीक है, वो बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो फ्यूगल से फेंकना, इसे करके याद रखिएगा कि बाहर की तरफ फेंक रहा है। और जब सेंटर में ला के पीटे तो उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल, नहीं सेंटर की तरफ जब बल लगे तो उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा आसान है। बढ़ते हैं आगे। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसको कहते हैं, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों तरफ घूमने की जो प्रवृत्ति है उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो भार और द्रव्यमान, इन दोनों में आप अंतर समझिएगा। द्रव्यमान मतलब आपका बॉडी, आप किसी भी चीज़ का यदि द्रव्यमान देख रहे हैं मतलब वो कितना अपने अंदर कंटेंट कर रहा है, कितना उसके अंदर है चीज़, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या होता है कि किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींच रही है, यानी कि इसमें यदि आपके द्रव्यमान में 9.8 से इंटू कर दिया जाए वो आपका भार हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो मतलब ये कांस्टेंट है उससे आपको इंटू कर दिया है तो वो हो जाएगा आपका भार।
जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यदि विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समझिए कि वहाँ पे कार्य जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप अपने सिर पे 100 केजी का अनाज का बोरा लेके खड़े हैं तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं विज्ञान के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, इसलिए कोई कार्य वो नहीं हो रहा है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर जो है उसको कहते हैं शक्ति, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक एक ही होता है, जूल, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। कई बार बीपीएससी में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा घुमा के। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांधकर रोके गए जल आदि में क्या होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। मतलब उतने स्पीड से जितने से कि यदि कोई चीज़ नीचे से फेंका जाए वो अंतरिक्ष में चला जाए, वापस नीचे ना आए, उस तरह के वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। लाइक करने से हौसला मिलता है ताकि अगला वीडियो मैं बना सकूं। चलिए देखते हैं आगे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है तथा चंद्रमा पर यही पलायन वेग जाके 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। मतलब जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं 36,000 किलोमीटर पे, वो जितना तेजी से पृथ्वी घूम रही होती है, यानी पृथ्वी यदि 24 घंटे में पूरे चक्कर लगाती है एक बार, तो वो भू स्थिर उपग्रह भी पूरे 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेते हैं। इसलिए समझ में आता है कि वो चक्कर ही नहीं लगा रहे, लेकिन वो चक्कर एक्चुअली लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना होता है? जितना पृथ्वी का, मतलब 24 घंटे होता है, तथा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देगा। मतलब जितने स्पीड से ही घूम रहा है उतने स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। तो जब आप लोग कभी ट्रेन में इस तरह का अंदाजा किए होंगे कि आप जिस ट्रेन में, आपके बगल वाली एक ट्रेन है, दोनों एक ही स्पीड से आ रही होती है, तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेन चल ही नहीं रही है। उसी तरह का मामला कुछ यहाँ पे होता है। जितने स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उतने ही स्पीड से वो भी घूम रहा है। इस वजह से क्या लग रहा है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो घूम ही नहीं रहा है। बढ़ते हैं आगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी कि दाब को यदि देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना क्या सूचित करता है? तो यदि वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर जो है उसका पारा अचानक से बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि मौसम जो होगा वो स्वच्छ रहेगा। आगे देखते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। जो शेविंग ब्रश होता है आपका, जिससे वो भिंगा के और दाढ़ी बनाया जाता है, वो जल से जब निकालते हैं भिंगा के तो उसके बाल जो होते हैं आपस में सट जाते हैं। किसकी वजह से? यही पृष्ठ तनाव के वजह से। केशिकत्व के कारण लालटेन में जो बत्ती होती है उसके ऊपर तेल चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी HZ। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड, और सबसे अधिक लोहे या स्टील में कह सकते हैं 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो होती है वो ना ही तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है ना ही
आयाम पर निर्भर करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि आप जाते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा कि यदि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति तरंग है तो उसको अवश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक कहते हैं। यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का हो तो उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, और बीच का जो होता है उसको सब मतलब सुन सकते हैं, उसको श्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाना, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब जाके आपको गूंज सुनाई देती है, इको सुनाई देता है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि आवर्तकाल मतलब टाइम। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। यदि आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो उसके कान पर आपके ध्वनि का प्रभाव कितना है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। CP - CV = R, इसको क्या कहते हैं? मेयर फॉर्मूला कहते हैं। CP - CV = R को क्या कहते हैं? मेयर फॉर्मूला कहते हैं, मेयर का सूत्र कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुना हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी, जिसको बैरोमीटर कहते हैं, का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरने लगे, क्या होने लगे? एकाएक नीचे गिरने लगे तो इसका मतलब होता है कि वर्षा आने की प्रबल संभावना है। देखिए, जब एकाएक नीचे गिरे तो आंधी आएगी, और जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना है। और ऊपर जब जा रहा है मतलब मौसम साफ हो रहा है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। इसको याद रखिएगा, एक हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। तो अब अपेक्षिक घनत्व कहा जाता है, वहाँ पे हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और लोलक की लंबाई जब घटाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। इसी पर डिपेंड करता है आपका झूला वगैरह में जो टाइमिंग लगता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर क्या है? एक तरह का स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? सूर्य से ऊष्मा विकिरण के द्वारा मिलती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में क्या महसूस होता है? गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, मतलब रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कितने तेजी से चल रही होती है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही होती है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग हमें दूर तक दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और समुद्र का रंग नीला, यही आकाश का रंग जब नीला होता है उसकी परछाई जब समुद्र में पड़ती है उसके वजह से दिखाई देने लगता है, मतलब उसको भी प्रकीर्णन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ध्यान रखिएगा, यदि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। यदि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए तो उनके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बन जाएगा। जब समांतर रख दें मतलब 90 डिग्री पर जब रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत बन जाएंगे। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग
किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्च लाइट में, रोगियों के नाक, कान, गला का इत्यादि के जांच करने में, तथा दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी के अंदर रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। बहुत सारे काम होते हैं इससे। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, कांच में आया दरार का पूर्णतः चमकना आंतरिक परावर्तन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, इतना हीरा क्यों चमकता है? तो उसके पीछे कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो मोटर कार आप लोग चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, उसे जो साइड में मिरर होता है जिसमें आप पीछे का नज़ारा देखते हैं, वो क्या होता है? एक तरह का उत्तल दर्पण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चूंकि आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे विब ग्योर, तो उसके बीच में आपका क्या आ रहा है? हरा रंग, यानी कि ग्रीन बीच में आ रहा है ना, VIBG, तो जी बीच में आ रहा है, इसलिए इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। हरा, लाल एवं नीला रंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB जो होता है इसी को प्राथमिक रंग कहते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। इंद्रधनुष के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है वो सूर्य से ठीक विपरीत दिशा में बनता है और दोपहर के बाद ही अक्सर बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। और यदि आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, मतलब दूर दृष्टि दोष, तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है लेकिन कार्य कैसा करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी भी रंग का यदि प्रकीर्णन हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है कि वो किसका कितना प्रकीर्णन होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष को देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखने पर आकाश हमारा काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और उजले रंग की वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग, यही कहीं भी प्राथमिक रंग जो होगा तो RGB मतलब लाल, हरा, नीला होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू होगा। बढ़ते हैं आगे। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसको क्या कहते हैं? पूरक वर्ण कहते हैं, यानी कि पूरक रंग कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जिससे प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहेंगे, और जिससे हल्का हो, हल्का न हो, उसको अर्धचालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता ऐसे अचालक या कुचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर तथा कागज इत्यादि क्या है? सब अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है, मतलब कुछ जाए कुछ न जाए, उसको अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम से क्या है? अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अबिंदुकता जिसको बोलते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में किसका दान करते हैं हम लोग? कॉर्निया का दान करते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टायन वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। इससे पहले आप तो जाके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होते हैं विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। तड़ित चालक जिसको हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, अक्सर आप लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे देखते होंगे तांबे का एक त्रिशूल जैसा लगा होता है, उसी को तड़ित चालक कहते हैं। इसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका प्रयोग क्या इसलिए होता है? तो ऊंचे भवनों को सुरक्षा यानी कि बिजली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए
उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी विद्युत सेल आप देखते हैं, बैटरी देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। जो आपके घर में बिजली बिल आता है वो क्या होता है, 1 kWh, यानी कि उसी को 1 यूनिट कहते हैं। उसी का आप लोग बिजली बिल 10 रुपया करके जमा करते हैं। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। किसका तार का उपयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर क्या लगा होता है, फास्फर का लेप लगा होता है। किसका लेप, फास्फर का। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। किसके तंतु लगे होते हैं, बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप लगा देते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जिसको जनरेटर भी हम लोग आम भाषा में कहते हैं। डायनेमो यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जनरेटर होता है किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। सस्ता क्या कहते हैं, एक्चुअली इसी को उपयोग ही करना चाहिए, तांबा और टीन का जो फ्यूज बना हुआ हो उसी का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि आप लटका देंगे तो हमेशा उसकी दिशा कैसी होगी, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हमेशा जाके रुकेगा। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। अक्सर ऐसा ही करंट के बीच में भी होता है, यानी पॉजिटिव जो होगा तो रिपेल करता है। बढ़ते हैं आगे। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने से क्या होता है, उसका चुंबकत्व खत्म होने लगता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर यही नमन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। ध्रुवों पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व का असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से होता है। किससे, विकर्षण और प्रतिकर्षण से होता है। कार्बन डेटिंग जो 14 यानी कार्बन 14 जो विधि होती है उसका उपयोग कर जीवाश्म का हम लोग एज पता करते हैं और प्राचीन पादपों आदि का एज पता करते हैं। लेकिन जैसे ही हम निर्जीव चीज़ों की बात करते हैं, जैसे पर्वत पठार चट्टान वगैरह की, तो उसके लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, 1895 ईस्वी में रंजन ने की थी। किसने की थी, रंजन ने 1895 ईस्वी में एक्स किरणों की खोज की थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है। सूर्य से जो ऊष्मा निकल रही होती है यानी ऊर्जा जो निकल रही होती है वो नाभिकीय संलयन से निकल रही होती है। विद्युत वाहक बल का जो मान होता है दोस्तों, विभवांतर से सदैव कितना होता है, अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान जो होता है विभवांतर से सदैव अधिक होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग करते हैं ताकि वो नियंत्रित रूप से चलती रहे। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को किससे मापते हैं, देखिए नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन की गति होती है उसको धीमा करने के लिए भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और इसी को मंदक के रूप में, मतलब हम लोग कहते हैं कि इसमें मंदक के रूप में लोग उपयोग करते हैं भारी जल तथा ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये मैंने बता दिया था। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, एक्स किरणों का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के इलाज में करते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली पानी में संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ बनता है, वर्षा के जब बाद जो पानी की बूंदें होती हैं उनसे जब प्रकाश छन के आता है ना, तो उसी में आपका परावर्तन अपवर्तन सब कुछ होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है वो ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है। किसके साथ भरी जाती है, पारा के साथ साथ, जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। चुंबक
मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक किससे बनाए जाते हैं? लोहे और इस्पात से बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। किसके द्वारा? एनरिको फर्मी के द्वारा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर ध्रुव जो जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? 0 होता है। जल पृष्ठों पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है। पारा क्या करता है? थर्मामीटर की नली को कहीं भिगोता नहीं है, इसीलिए थर्मामीटर में पारा भरा जाता है और एक्सपेंड भी करता है तुरंत। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य गैसें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि पृथ्वी जहां से चली पुनः वहीं आ गई, तो इसमें जो विस्थापन हुआ 0 हुआ, इसलिए कार्य 0 हो गया। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर काम करती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक जो होता है वो भी कम हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। रेल की पटरियों के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि जब गर्मी के दिन में पटरियों में ऊष्मा मिलती है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होती हैं, उसमें प्रसारण होता है, तो उसी जगह को भरने के लिए पटरियों के बीच में कुछ खाली जगह को छोड़ दिया जाता है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है और यही कारण है कि जाड़े के दिनों में कभी कभी नल के पाइप जो होते हैं प्लास्टिक वाले वो फट जाते हैं क्योंकि बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, या फिर तेल का बुलबुला जो होता है रंगीन दिखाई देता है ना पानी के ऊपर, वो व्यतिकरण के कारण होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की ऊंचाई से 36,000 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होता है? कम हो जाता है। इसी वजह के क्या होता है कि आपके घर के ऊपर जो छप्पर लगा होता है तो आंधी आने से वो उड़ जाता है। किस प्रमेय के कारण? यही बर्नौली प्रमेय के कारण। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि वो अपना माध्यम चेंज कर रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। रेडियो किस कारण सुन पाते हैं? अनुनाद के कारण। पंखे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से कमरे का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। यदि कमरा में कोई फ्रिज खोल कर रख दिया जाए तो कमरा गर्म हो जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। बहुत देर तक यदि आप हवा भरिएगा ना पंप से तो वो पंप जो होता है वो गर्म हो जाता है। किस कारण से? रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं तथा उसमें श्यानता भी होती है। मैक नंबर का प्रयोग जहाजों के स्पीड के लिए किया जाता है। जहाँ पे ध्वनि की मतलब ध्वनि का जो स्पीड है उससे यदि कोई तेज चलने लगे तो उसको मैक नंबर में हम लोग मापते हैं। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में भी किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होता है, और ये फॉर्मूला किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं।
किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। बढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड होता है, यानी कि Fe3O4, जिसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार जो होता है ये भी एक दाब का मात्रक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में आता है तो उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में आएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जो सूर्य से आ रहा होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। कितना होता है? 18 डिग्री। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व हो जाता है वो घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सोना है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। गर्म करने पर क्या होता है? ठोस पदार्थ का घनत्व घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? ये 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है, लेकिन प्रकाश का प्रसारण निर्वात में भी संभव है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। बढ़ते हम लोग आगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। एक तरह से आप लोगों के लिए मैराथन सेशन हो गया, लेकिन आप एक बार में लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस कवर भी कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसका सिरे का पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोल हो जाता है। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज किसने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज। बेतार तरंग की खोज हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर जो होता है टीन और शीशा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली एक तरह का पुच्छल तारा है। ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही काम होता है सोलर प्लेट के अंदर। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था?
तारापुर में। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों का आवाज दूर तक सुनाई देता है और पतला सुनाई देता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसके कारण वायु दाब में कमी होती है। कई बार मैंने बता दिया। बढ़ते हम लोग आगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। अभी इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं कीजिएगा, इससे आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी के अंदर से पेरिस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इसके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। धूल कण पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो उनका विसरण हो जाता है, यानी कि स्कैटरिंग हो जाता है उनमें। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से निकलकर होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है और निर्वात में अधिकतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉन्स केपलर ने किया था, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन। माध्यम के तापमान में वृद्धि के कारण तापमान की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की जो गति होती है वो सेम रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी और सीधा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, तो इसलिए समझ लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगा रहा होता है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल के कारण, आप लोग उसमें देखते होंगे गाड़ी जो हो रहा है घुमा रहा होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। कैंची, सणसी, पिलास ये सब किस तरह के उत्तोलक हैं? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक यानी सेकंड क्लास लीवर है। और चिमटा, किसान का हल ये सब क्या है? ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी यदि वायु की अनुपस्थिति रहे तो, और वायु जब उपस्थित हो जाए तो जो भारी होगी वो सबसे पहले पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग कैसा होता है? किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाली जो बल होती है, वापस लौटाने वाली जो बल होती है एक्चुअली, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल, यानी कि उसको इलास्टिक फोर्स कह सकते हैं हम लोग। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र हाइड्रोफोन कहलाते हैं। 1 नैनोमीटर को 10 के पावर 9 मीटर के बराबर माना जाता है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। चलते हम लोग आज के लास्ट सेशन की ओर, और ये बहुत ही निर्णायक सेशन होने वाला है। और इस पूरे वीडियो से आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगला एग्जाम देने के बाद कितने क्वेश्चंस आपके आए थे। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि सीसा के बाद जितने भी तत्व आवर्त सारणी में आते हैं यदि उनमें रेडियो सक्रियता हो तो रेडियो सक्रिय यानी कि अल्फा बीटा गामा जो रेज निकलेंगी उस जब निकल के खत्म हो जाएगी तो अंततः क्या बन जाएगा?
शीशा बन जाएगा। ये इस बार के बीपीएससी 66 में पूछा गया था। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो होता है वो भी क्या होता है? दुगना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, डीसी में कभी ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, ठीक है, न कि एसी को डीसी में चेंज करना। वो करता है रेक्टिफायर। एक अतिचालक, इसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या कितनी होती है? 9.65 × 10⁷ कूलम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक तरह की ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। किस रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब क्या है? ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। डायोड से धारा किधर बहती है? एक ही दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। किससे सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। किसने नापा था? रोमर ने। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे यानी कि 5000 मीटर पर सेकंड से सर्वाधिक होता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। मनुष्य का तापमान जो होता है जनरली केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन होता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही 3200 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। क्या होती है? नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल का अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण ही चमकता हुआ दिखाई देता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और पदार्थ का लघुतम अंश को क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा पूरे सेशन को करने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों तक इस पूरे वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।